How are you bhaiya? Welcome to another episode of Ask Ganjiswag and I hope you guys are doing well and I hope you guys liked the previous episode. मेरी कोशिश होती है जितने ज़्यादा सवाल include कर सकें और last one was Indian special so got a lot of feedback, got a lot of Indian emails again which is great but I'll have an Indian special very soon. However, I have two emails from my patrons. और जो पेट्रियन के मेरे सपोर्टर्स हैं ऑब्वियसली दे गेट अ लिटिल बिट ऑफ प्रिविलेज एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम एन इंडियन कैनेडियन तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं बट उससे पहले आई होप यू लाइक द चैनल यू सब्सक्राइब और सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा ऑन patreon.com/ganjiswag स्पेशली फॉर माई पेट्रन्स लाइक एवरी ईयर 2 साल से हम कर रहे हैं ईद कार्ड आई ऑलवेज सेंड देम हैंड रिटन ईद कार्ड और अभी हम प्रिंटर से प्रिंट करा के ले आए हैं अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुए हैं बट ऑब्वियसली आई एम कलेक्टिंग डेटा प्रेफरेबली टू दोज पेट्रन्स जो कि 1 साल या उससे ज़्यादा से हमारे साथ नेटवर्क में जुड़े हुए हैं या एनी अदर हुज हाई वैल्यू बिकॉज ऑब्वियसली इट कॉस्ट अ लॉट टू कोरियर और वो सारा फेडेक्स से जाता है इट कॉस्ट वे टू मच बट इट्स ओके आई लव यू गाइस तो सो दैट्स अभी मैं वही प्रिपेयर कर रहा था उसकी लिस्ट 50 लोगों की आ गई है आई एम लाइक सेंडिंग आउट एटलीस्ट 100 इंशाल्लाह और वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाएगा पिछले साल अ लॉट ऑफ देम गॉट रिटर्न बिकॉज मैंने पाकिस्तान पोस्ट से भेजा था बिकॉज द ईयर बिफोर आई यूज्ड FedEx or one of those courier companies and that had costed me like way too much 3-3.5 लाख रुपए but so last year I was like थोड़ा सा यार cost cutting करते हैं and like I used the post office dude आधे से ज़्यादा वापस आ गए आज तक मेरे पास रखे हुए हैं it was so shameful so this time around I'm not gonna do कंजूसी I'm just gonna like use a better service sad to say not a Pakistani service so yeah so that's happening उसके अलावा a lot of things are happening we're doing a live transmission on Ramzan in Ramzan hopefully रोज़ाना रात 11 बजे hopefully I'll try to be as regular as I can. The idea is to like give away gifts. Eid ka time hai, obviously people are struggling. A lot of people want a lot of things, but obviously economy का भी हाल है. तो अभी इतने सारे sponsors मेरे पास होते हैं. बोल दूंगा किसी को यार तुम 10 एयरबड्स दे दो तुम मुझे फ़ोन दे दो कोई लैपटॉप दे दे कोई कपड़े दे दे कुछ भी दे दे आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू माय ऑडियंस ऑब्वियसली विद अ क्विज बट अभी नहीं बटेगा सो we're gonna be doing that and also side by side गेमिंग चैनल पे भी लाइक ज़रा थोड़ा सा लाइव हम ज़्यादा करेंगे कल हमने बैठ के 2 घंटे बैठ के पूरा सिस्टम सेटअप किया एंड आई वेंट लाइव ऑन माई गेमिंग चैनल दैट वाज अ लॉट ऑफ फन इफ यू गाइज मिस्ड इट सो गेमिंग चैनल मेरा गंजी गेमिंग के नाम से है वो आप सब्सक्राइब कर लें आई विल बी डूइंग दैट एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो बी प्लेइंग गेम्स विद माई पेट्रन्स विद माई Instagram supporters and my Facebook supporters जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके साथ I'll share my ID and I will play with them on streams as well. So yeah, ये सब कुछ चल रहा है and education channel की मैंने थोड़ी सी अपडेट देनी थी. We had this wonderful content writer, he was only 18. मैं उसके साथ पॉडकास्ट करनी थी. He was such an interesting kid. बट वो ऑलरेडी उसके टेंटिकल्स 4 जगह थे वो पढ़ भी रहा था उसका अमेजोन का स्टोर भी था वो फैमिली को भी टाइम देना चाह रहा था एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स तो वो मैनेज नहीं कर पाया एंड देन ही वाज लाइक आई have to like focus somewhere else. Very interesting kid, but khair, sadly he had to leave. So abhi I just got like 3 different job postings made. We're excessively hiring even though the economy is not in our favor. The monetization, I kid you not, January से लेके मार्च तक इट्स डाउन 40 to 50% क्योंकि एक स्ट्रीम ऑफ इनकम हमारी होती है मोनेटाइजेशन राइट फेसबुक और यूट्यूब की वो कम क्यों हुई है इट्स बिकॉज स्टेट बैंक बिकॉज पाकिस्तानी एडवर्टाइजर्स को अलाउ नहीं कर रहा कि अपना वो डॉलर यूज़ करें तो फेसबुक और यूट्यूब को पैसे यहाँ से जा नहीं रहे तो जब उनको पैसे जा नहीं रहे तो वो दें क्यों तो उन्होंने पाकिस्तान की जो विजिबिलिटी है कंटेंट की वो इतनी डाउन कर दी है कि इट्स I can never make an economic sense if I only rely on that, especially with the team that I have now. तो बस 10 जगह हाथ पैर मारने एंड खाली कंटेंट से अब काम नहीं चलेगा आई एम अपलोडिंग मोर वीडियोज़ एंड मेकिंग लेसर मनी दैन आई वॉज बैक इन डिसम्बर अभी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर है यही होता है जब मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है तो सब पे अफेक्ट पड़ता है कहना बड़ा आसान है यार आपकी तो फॉरेन इनकम है डॉलर में पैसे आते हैं और आपका तो चल रही है गाड़ी बट ऐसा नहीं है सब अफेक्ट होते हैं मुल्क में इंस्टेबिलिटी है डॉलर नहीं मूव हो रहा कारोबार नहीं मूव हो रहा तो एवरीवन सफरिंग एंड सो आर वी तो ये सारी अपडेट्स थी बाकी साथ साथ मैं देता रहूँगा हमने तकरीबन 3 सब्जेक्ट्स पे काम पूरा मुकम्मल कर लिया है 3 और पे इसी महीने हो जाएगा सो वंस आई एम डन विद 6 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट देन आई विल स्टार्ट रिलीजिंग द वीडियोज़ और परसों आई हैव अ मीटिंग विद द
very interesting teacher. She wants to teach corporate communication and also business communication. तो वो दैट इज़ समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि बहुत से लोग इस एरिया में सफ़र करते हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर. वी मेट एट एन इवेंट एंड शी शोड इंटरेस्ट कि मैंने दिस इज़ व्हाट आई कैन ऐड टू योर चैनल एंड आई वाज लाइक आई एम सो डाउन विद इट फॉर इट. So yeah, so I'm really excited. बाकी we were just lining up musicians. अभी इस शूट से पहले, sorry मैं बड़ी लंबी बातें कर रहा हूँ. We were just lining up musicians because my education channel will also have a music section. So we were lining up guitarists, we were lining up pianists, we were lining up people who can give vocal lessons. तो वो भी हमें section start करना है. So उस पर भी काम जारी है. Really excited, so much to share. It's just it takes a bit of a time और काफ़ी इस पे काम चल रहा है. So खैर without further ado, let's get on to आज की email patron की तरफ से. Hello, I'm your avid follower from Canada, Indian origin. I'm following you since your early days on YouTube. I still remember your early videos when you used to record using the phone. What you're doing with your content is astonishing, and I'm delighted to see you augmenting your pilgrimage. Question for Ask Ganjiswag. It's a long email. Every of year, over 2 million engineers are produced in India, yet only 300,000 are employable due to high demand for engineers in the 1980s and 90s. All parents forced their children to pursue engineering in order to secure high-paying jobs and a secure future, which was true at that time. But in the last decade, we have seen a record high unemployment rate among newly graduate engineers. Universities in India are classified into three categories: Tier 1, Tier 2 and Tier 3. Tier 1 universities are IITs, NITs, which are exceedingly prestigious and difficult to gain admission to. Every year, about 2 million students fight for 26,000 IIT places. These students typically have high IQs, and IIT provides cutting-edge facilities and top-tier teachers. Most students who graduate from Tier 1 colleges find immediate employment at MNCs or FANG tech giants, Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google. इनको FANG बोलते हैं apparently. In the United States. Tier 2 institutions are primarily state universities that are well-funded and have a lot of research potential. These universities typically have a high placement percentage in Indian tech giants and other MNCs. Tier 2 universities are well known for providing excellent job placement chances. Finally, Tier 3 universities. This tier includes 60% of Indian universities. They are generally private universities with high tuition prices and lower entrance standards. The majority of students at these universities are not there because engineering is their passion, but rather to obtain a degree. Typically, it takes 8 semesters of tuition fees and 72 courses for them to realize this is not the best decision for them. The current job market in India is overloaded with startups and unemployed engineers, whereas the job market in Pakistan appears to have plenty of room for tech startups and unicorn enterprises. Now on to my question. I moved to Canada in 2017 when I was 19. Completed my bachelor's degree in mechatronics at the University of Waterloo, and now I'm working full-time. My company is situated in the United States, but I work from Canada. Every 3 months, I travel to our headquarters in Georgia. Every time I travel to the United States or one of my colleagues visits Canada from the United States, I am struck by how well these two countries utilize their potential. These multi-billionaire dollar corporations with over 10,000 employees generate significant tax revenue and create new jobs. Why can't India and Pakistan have a border so amicable that Indian and Pakistani millionaires can invest in each other's economies? I get shivers just thinking about doing business with the world's most talented young people. Right now, India is swamped with startups, and Pakistan has so much potential for new tech firms if we combine our talent. The possibilities are limitless. With the current political climate, this does not sound particularly encouraging, yet there is a ray of optimism in the next 20 years. Gen Z is the reason I claimed there is a glimpse of hope. The digital revolution of the last decade has brought the youth of both countries together. Do you believe Gen Z will resolve this conflict in 20 years? And do you believe these two countries will have a friendly border? Please share your ideas. Thank you for taking the time to respond to my question. God bless you and all your future endeavors. All right. Thank you so much. It's a very good question. और मुझे ये लगता है there was a reason why this piece of land was divided into two countries ताकि ये लड़ते रहें. और देखो ब्रिटिश ने तोड़ा, फिर बाद में अमेरिकन ने ओवरटेक किया इस रीजन को, इन द सेंस कि एक तो they wanted a buffer zone against Russia. And Nehru was on the red front, perhaps, and so like I mean ये कहा बहुत सारी किताबों में बात लिखी जाती है that Jinnah was
like given this country so that this country can be used as a buffer zone to stop the Red Army, which eventually happened. Okay. Also आर्म्स रेस भी तो लगानी थी, इसलिए कश्मीर का मसला बीच में छोड़ा ताकि ये दोनों मुल्क इनसे लड़ते रहें, ताकि एक वहाँ से हथियार ले, एक वहाँ से हथियार ले, घूम फिर के देखो तो हथियार बेचने वाले 3-4 कंपनीज ही होते हैं. एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस दुनिया को चलाती है. इसके ज़ुमरे में आप बहुत सारे कंटेंट देख सकते हैं. वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ निकोलस केज की है, इट्स कॉल्ड लॉर्ड ऑफ वॉर, जिसमें ही is an arms dealer by accident and then he is like कि मैंने अफगान मुजाहिदीन को भी बेच रहा था और मैं रशियंस को भी बेच रहा था at the same time. So जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जो लोग होते हैं, they want conflicts in the world. There is no reason with all the tech we have, with all the knowledge we have, with all the advancements the human race has made, कि we cannot solve problems like these. It's only there because it's easier to control people that way through wars, and obviously wars make you a lot of money and banks get richer and richer. So that's the thing. Also imagine करो अगर ये दोनों मुल्क साथ होते, ठीक है, वो अपने इश्यूज अपनी जगह भी रहते, हिंदू मुस्लिम मसला रहता जैसा भी रहता, मगर अगर ये दोनों फोर्सेस कंबाइन होती तो वी वुड हैव बीन द थर्ड सुपर पावर. लाइक यू नो, एक अमेरिका होता, एक चाइना होता और एक फिर ये रीजन होता. बट अगेन ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल चाइना ऑल्सो हैपेंड. पहले तो लाइक यूनिलैटरल थी चीज़ें, एंड देन नो सॉरी आई एम मिस्टेकिंग, पहले वो सोवियत एंड द अमेरिकन, दो सुपर पावर, फिर वो एक हो गई और फिर अब चाइना उभर के आ रही है. सो ऑब्वियसली नो बडी वॉन्ट्स कि ज़्यादा प्लेयर हों एक टेबल पे, बड़े लोग बैठे खाली टेबल पे, हर कोई ना आए. सो दिस रीजन वॉज divided and obviously fueled with a lot of hatred, fueled with a lot of envy, fueled with a lot of racism and what have you. And result आपके सामने, दोनों मुल्कों में गरीब आदमी ही पिस रहा है, अमीर आदमी दोनों मुल्क में एंजॉय कर रहा है, वो ट्रेड भी करता है, छुप छुपा के भी कर लेता है. Like I said, Indians and Pakistanis collaborate everywhere else in the world. They live together, they work together, they do everything together everywhere else except their own countries. रही बात Gen Z की, can they solve this problem? Absolutely, because अभी कॉन्फ्लिक्ट वाली साइंस ख़त्म हो गई है. जब अरब नेशन तक जो है इसराइल को मानने पे तैयार हो गए हैं, विच वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, तो फिर अभी ये तो बहुत छोटा है. मसला यहाँ आता है कि अगेन द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान एक्सेप्टिंग इसराइल इज़ बिकॉज अगर वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा देन पाकिस्तान विल हैव नो स्टांस ओवर कश्मीर, क्योंकि फिर वो ये बोलेगा ना वहाँ पे भी ये इशू है, यहाँ पे भी इशू है, तो उसको मान रहे हो तो उधर क्यों नहीं मान रहे. बस सिर्फ इस वजह से जो है चीज़ें फंसी हुई हैं. बाकी इट विल हैपन. आई मीन इंडिया से भी हो जाएगा, इसराइल से भी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, ट्रेड वक्त की ज़रूरत है, पैसा कमाना. क्योंकि यार जब खाली पेट होगा इंसान तो क्या ही लड़ लेगा. पहले लोग ज़िंदा रखने हैं ना, जिनके लिए मुल्क बचाना है, पहले वो मुल्क के लोग ज़िंदा भी तो रखना है. तो बात जब यहाँ तक आ जाएगी तो देन ऑब्वियसली देयर विल बी सम डेस्परेट मेजर्स, होपफुली ऑन इक्वल टर्म्स. बट वही वाली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है. तो वी डोंट नो फॉर श्योर कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उस दोस्ती की, बट दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. अगेन लाइक आई ऑलवेज से, हम लोगों की जनरेशन was raised on hate because that's all we knew. हमारी किताबों में भी ये सिखाया, दोनों साइड पे, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया में भी सिखाया जाता है. Maybe not at the state level, but whatever. We were raised on that and we were raised on national TV. अब national TV तो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट का एंगल देगा, वो सच तो नहीं बोलेगा. तो but now internet has pretty much democratized. People are mingling, people know each other. एक दूसरे का content देखते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी समझने की कोशिश करते हैं. My good friend Wild Lens by Abrar is in Ahmedabad as we speak right now. He's like so excited to be there. वो मीटअप्स भी कर रहे हैं. People love man, दोनों साइड पे. मुझे इतने इंडियन फैंस मिलते हैं दुनिया भर में. इनफैक्ट अबरार ने ही मुझे वीडियो भेजी थी. There was this father and son, very cute, मुंबई में मिले थे. So like इस जनरेशन का ये वाला मसला है ही नहीं कि लड़ना है, ये करना है. They want the hustle. वो ज़रा हसल माइंडसेट वाले हैं. They wanna make money, they wanna have a startup, they wanna सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स अब बहुत गंभीर हैं दोनों साइड पे. गुर्बत है, पॉवर्टी है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी इज़ लाइक बहुत बड़ी है, बट पॉवर्टी भी अभी भी बहुत बड़ा वहाँ पे इशू है. पॉवर्टी एलिवेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, बट इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
अगेन दोनों मुल्कों के अगर बेस्ट ब्रेन्स कोलैबोरेट करें, अभी वहाँ से कमेंट आ गए साले तुम लोग तो दहशतगर्द हो, ये वो, ठीक है, अभी हर जगह के एलिमेंट हर जगह होते हैं, हर किस्म के एलिमेंट, बट लाइक द बिग ब्रेन्स इफ दे कोलैबोरेट नॉट ओनली इन लेट्स से टेक स्टार्टअप या टेक की दुनिया में, बट ऑल्सो लाइक लेट्स से इन कंटेंट, हम दुनिया को बहुत अच्छी पिक्चर पेश कर सकते हैं अबाउट दिस रीजन. वी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म. ठीक है, इंडिया को ज़रूरत नहीं है, टूरिज्म इज़ pretty big over there, but it can always like go beyond unimaginable heights if only we focus on this and we focus on making it safer for solo travelers at least. ये एक है ट्रेड है, टेक एंटरप्रेन्योरशिप है. 20 साल आप बहुत ज़्यादा कह रहे हो, मुझे ये 10 साल के अंदर दोस्ती होती दिख रही है. मुझे लग रहा है कि शायद मोदी के टाइम पे ही दोस्ती हो जाएगी. Yeah, very soon. और like with Israel, I'm not sure, but like 5 साल, मेरे जहन में 5 साल है. Because see, सऊदी खुल के कर नहीं सकता, and I'm pretty sure क्या यार, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं. ये UAE हो गया या बहरीन हो गया, या जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ऑब्वियसली सऊदीज़ बिहाइंड के भाई तुम लोग करो. अभी बड़े भाई अभी फ़ौरन खुल के नहीं आ सकते, बड़ा भूचाल आ जाएगा. अभी वो ऐसे ऐसे देर ईजिंग इट इनटू इट. तो सऊदी में 3 साल पहले औरत गाड़ी नहीं चला सकती थी. परसों करण सेंड मी दिस पिक्चर, दे आर सेंडिंग इन अ फीमेल एस्ट्रोनॉट. ठीक है ना, तो सऊदी तो बहुत स्पीड से उस तरफ जा रहा है. इनफैक्ट उन्होंने अपनी हॉलीवुड स्टाइल के स्टूडियोज़ खोल लिए हैं, एंड दे प्रमोटिंग के लोग वहाँ के मूवीज़ बनाए विद 40% डिस्काउंट. सो सऊदी इज़ थ्राइविंग मैन. आई वाज देयर अभी. लाइक इट्स नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी, एंड इट्स नॉट व्हाट वी ऑलवेज हर्ड अबाउट इट. सो वो तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल कम आउट एंड एक्सेप्ट. ट्रेड टाइज कर लेंगे इनिशियली या वट एवर, एंड देन फिर हम अकेले रह जाएंगे. तो फिर शायद हमें भी करना पड़ ही जाएगा. या फिर सऊदी अगर बोलेगा कि भाई मैं 2 बिलियन, अभी देखो आज स्टेटमेंट आया, सऊदी इज़ लाइक नो मोर इजी मनी फॉर पाकिस्तान. तो अब हम बैठे हुए हैं. सो कल को फिर सऊदी अगर बेल आउट करते हुए बोलेगा कि भाई ठीक है फिर इनसे दोस्ती करो, क्योंकि वो भी सऊदी का डिसीजन नहीं होगा, वो अमेरिका ड्रिवन डिसीजन होगा. यू नो कि भाई इनसे दोस्ती कराओ ताकि ये मामला ख़त्म करें और लॉन्ग रेंज मिसाइल ख़त्म करें. पिछले दिनों आ रहा था IMF की एक शर्त थी, अगेन आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट वाज, कि भाई अगर पैसे चाहिए तो लॉन्ग रेंज मिसाइल बंद करो. यू नो, सो वो देर कटिंग डाउन मिलिट्री एक्सपेंसेस एंड देर फोकसिंग के ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसे लगे. एनीवे, सो कल को अगर सऊदी दोस्ती कर लेता है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. तो जब हम अगर फॉर एग्जाम्पल इसराइल से हो जाएगा, तो फिर तो इंडिया तो लाइक पीनट्स है. एटलीस्ट वी हैव अ कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री विद इंडिया. इसराइल से तो हमारा बिल्कुल वो नफरत वाला एंगल जो जैसा कि आपने देखा है हमेशा. अब वॉर्स जो है ना उस तरह नहीं होती, अब कॉर्पोरेट वॉर्स होती हैं. और दुनिया का लैंडस्केप बहुत बदल गया है. कोई मुल्क किसी और पे चढ़ाई नहीं करता. कोई इक्वल मुल्क कभी भी दूसरे पे चढ़ाई नहीं करता. वो हमेशा प्रॉक्सी वॉर खेलते हैं. जैसे यूक्रेन था तो रशिया ने चढ़ाई की, अब रशिया अमेरिका कभी साथ नहीं लड़ते, या सऊदी ईरान कभी एक साथ फ्रंट पे आके नहीं लड़े, जो भी उनके डिफरेंसेस रहे हैं. अफगानिस्तान वाज वेरी वीक एज अपोज टू अमेरिका. तो हमेशा बड़े छोटों को दबाते हैं. 2 इक्वल पावर कभी भी नहीं लड़ती. तो वो इक्वल और लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. सो या, तो मुझे इट सीम्स लाइक मोस्टली कि थोड़ा दोस्ती वाले एंगल पे जाएगा. मसला आता है यहाँ पे कि हु इज़ गोना टेक दैट हार्ड पिल. आई थिंक अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान वाली गवर्नमेंट थी, उसमें दिस वाज ऑन द कार्ड्स, बट ऑब्वियसली इमरान खान विल नॉट वांट टू गो डाउन इन हिस्ट्री के वो इसने इसराइल को एक्सेप्ट किया था. यू नो, इन अ कंट्री जो कि इतना रिलीजियसली ड्रिवन है, नोबडी वुड वांट टू टेक दैट ओनस कि यार इसने किया था, क्योंकि दे गोना गेट अ लॉट ऑफ हेट जो भी ये करेगा डिसीजन. खैर, कराने को कुछ भी करा सकते हैं. एनीवे, so yes, I absolutely believe that there is a lot of potential in both the countries together. Again, India doesn't need us as much as we do. We need to learn from them on a lot of areas. Kuch areas maybe we can support and help. But khair, like I said, Gen Z is going to change the landscape of this region, and they're going to change the landscape globally as well, and we're seeing it in different movements. So this is also not something that is out of the league. It's pretty much approachable. So yeah, like you said, Canada, America मिलके, अरे यार चाइना ताइवान मिलके ट्रेड करते हैं यार. चाइना और इंडिया ट्रेड करता है. लद्दाख पे वो बंदे भी मार रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन ट्रेड भी पूरी कर रहे हैं.
हमारा तो ये सीन भी नहीं है इस तरह का इतने अरसे से, मतलब लास्ट स्कर्मिश वाज द अभिनंदन थिंग, उसके बाद तो बॉर्डर भी शांत है, तो वहाँ तो बाकायदा एक्टिवली लाइक ताइवान से इतना मसले मसाइल हैं, बट देयर स्टिल ट्रेडिंग. सो या आई मीन लोगों को अकल आ जाएगी. अभी हम ज़रा ईगो ड्रिवन है ना बहुत ज़्यादा, भूखे मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन जब भूख बिल्कुल पड़ जाएगी ना, क्योंकि इस साल ग्रेन्स विल बी अ लॉट लेसर, फूड इनसिक्योरिटी इज़ ऑन द राइज बिकॉज एक तो यूक्रेन में वॉर हो रहा है विच इज़ द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द फ्लड्स पाकिस्तान में वो वाली प्रोडक्शन नहीं हुई है. इसको 1-2 साल लगेंगे रिकवर होने में. तो वो 1-2 साल कैसे गुजारने, यहाँ पे तो रोज़ाना 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, आई डोंट नो 30,000 कितने होते हैं, ज़्यादा ही होते होंगे. तो मोर माउथ्स आर कमिंग इन, सो हु इज़ गोना फीड देम. तो जब फूड इनसिक्योरिटी पड़ेगी तो फिर शायद लोगों को अकल आएगी, बट अल्लाह ना करे वहाँ तक मामला जाए. बट हैविंग सेड दैट, पीस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड. बहुत सारे मुल्कों ने, यूरोप भी पागलों की तरह लड़ता था एक दूसरे से, आज देखो सब शांत है, एक करेंसी चलती है, यहाँ से ट्रेन पकड़ो वहाँ पे जाके उतरो, कोई पूछगछ नहीं, सब खुशहाल है. सो वी नीड दीज अलायंसेस, वी नीड एक्सेस, वी नीड मोर ट्रेड, मोर फ्रेंडशिप्स एंड मोर बिजनेस, ताकि कॉमन आदमी दोनों साइड पे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहा है वो थोड़ा सा एलिवेट हो, पॉवर्टी एलिविएशन हो और इज्जत की ज़िंदगी गुजारें. आई होप इट हैपेंस एंड आई होप इट हैपेंस इन आवर लाइफ टाइम इंशाल्लाह. तब तक दुआ ही कर सकते हैं. चले, थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल, ख्याल रखिएगा. ऑलराइट, दूसरी ईमेल भी हमारे पेट्रन की तरफ से है, सो चलते हैं ईमेल की तरफ. अस्सलाम वालेकुम ब्रो, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ. रियली सॉरी फॉर लॉन्ग ईमेल बट आई हैव बीन मस्टरिंग अप द करेज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. Finally, I'm writing this as I feel like I'm having nervous breakdown and I have no one to talk to. I'm so sorry, man. I actually saw you. Okay, मैं ये नहीं पढ़ रहा ब्रैकेट में. I wanted to say hi, but you were probably with family, so I didn't. अच्छा, इन्होंने मुझे कहीं देखा था, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा. My name is ABC और मैं शहर का नाम भी नहीं ले रहा. Somewhere in Europe for the past 10 to 15 years. बाय प्रोफेशन उन्होंने लिखा है, वो भी हाईलाइटेड है, आई एम नॉट गोना मेंशन दैट, उन्होंने मना किया है. आई एम डूइंग वेल इन लाइफ, हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड अ चाइल्ड एंड अ नाइस कार एंड ओन बिजनेस, living the perfect life. Now background, I come from a typical Pakistani family where being born as a male is the greatest privilege. Hence my mom and 4 sisters have spent their whole lives as prisoners. In fact, my 3 sisters have shifted from one prison to another. I mean, they're married now and they got married after matric or to whoever my dad decided. I wasn't there anyway. No one had a clue, and every time he just came home and delivered the news that he had finalized the wedding. So start the preparation, but don't over prepare, as it's going to be very simple wedding without any video or fizzle activities. Just a few close families, simple nikah and rukhsati, and that's it. Well, so far so good. They saw the restaurant for the very first time after their marriage, saw the park, went to shopping, even realized that there is a world that exists outside of that gate. Even got their first phones from their husbands after they got married. Last one is not allowed to even watch TV alone or spend time even behind closed doors, let alone having phone or any other freedom. My dad is Pakistani copy of some Roman emperor, and we, my mom, sisters and brothers, are his slaves who are not allowed to have their opinion, say, or even thoughts. In short, just one word, Abbu Aage, is more than enough to stun and terrify the whole family. It's just so sad. He's a typical head of the family who's so sweet and polite and amazing person, but outside of the house for outsiders only, and just comes home to get the frustration out, terrify his kids, his wife, to curse them, to blame them for every failure, losses and disappointments in his life. All, and will smash the plates if he doesn't like the food, and will smash the glass if the water is a little bit too cold or hot. None of us ever had the courage to stop or challenge him or say anything, as we're all raised by a mother who's always shivering out of his terror. What a sad life, man. I had a couple of things engraved in my head since my childhood. I can't live here. I need to get out of here. No matter, number 2, no matter what, but I'm not going to be a father and husband like him. Although I had to go through the hell to convince him, but somehow I managed to convince him to let me out of the country, and I will make money and ultimately make them rich. And he sent me here as an investment. It's been almost 15 years and still have all the money he spent on me written in the diary. And if I were to send any money or anything direct to any of my siblings for them or my mom, he makes their life hell by cursing them and taunting them, saying, उस बेगैरत के पास बाकी सब के लिए पैसे हैं लेकिन बाप के लिए नहीं है. खंजीर ने
अभी तक मुझे वो पैसे वापस नहीं किए जो मैंने उस पर खर्च किए हैं. That's so sad. Although I never counted, but if I do count, I probably repaid 10 times more than what he claims I owe him. Just imagine, I bought a car a few years ago and made a mistake of sending him a couple of photos in the hope of blessings, thinking that he'll be happy for me, at least he's my father. But instead, he sent me a long voice note cussing me, saying, डूब बनना चाहिए तुम्हें, बाप क्या चला रहा है और तुम BMW का शो ऑफ कर रहे हो. He even said a few words I can never mention to anyone. I'm so sorry to hear this. We don't talk to each other because I stopped giving him whole accounts of how much I work every month, how much I make, and send him all the money regularly. It's been over 5 years we haven't spoken to each other, but we still exchange WhatsApp messages every now and then. I message him every couple of months to ask how he's doing. Sometimes he replies, sometimes he doesn't. And he messages me only when he needs money, and I always try my best to do whatever I can. But the problem with this is that he doesn't ask for thousands, he asks for millions. And I always send him 4-5 lakh or whatever I can afford and say sorry, that's all I can afford. Like last week, he asked for 5 crore. Although I've already apologized and said sorry, I can't afford even 5 lakhs at the moment. But I still can't get my head around, can't believe it's my real dad. To tell you the truth, I have lost feelings for him. This was my background just to give you an idea where I come from, about my confidence level, emotional, mental state, and the trauma I've been through. And actually, it's not over, it's ongoing. And it's still going on. Current issue. When I moved here, I was obviously lost, clueless, didn't know what to do or where to go, didn't have purpose in life. I was like the most useless person in the world, or maybe I still am. I was doing odd jobs here and there, survive. When I met my current wife, she was very strong girl, visionary, ambitious, and she always knew what she wants in her life. Business, money, nice car, and a big house. She's basically an alpha lady. We got married a few years ago. Although she never made me feel, but I'm sure she figured out that I was lost, clueless, scared, scarred personality, so easy to sculpt. So she led in every aspect of life, emotionally, financially, professionally, and socially, and led me to where I am now in life. I let her lead and followed, trying to be the best husband, and most important, I didn't want to be my dad. Don't take me wrong, I do admire most of the things she brought in my life. She gave me the directions. She actually gave me a purpose of life now, and I wake up every morning to make changes, to do something, to work, and I love my job. Slowly and gradually, she made me get rid of every single friend I had. Okay, that was obvious. Today, I'm at the stage where if we have an argument and I know I can win the argument, or at least stop it by raising my voice, I just can't raise my voice, as it just takes me to my childhood. And if I leave the house to cool the situation down, which I normally do, I have over 860 contacts in my phone, but don't have a single one I could call or talk to or go and see to divert my mind. Most of the time, I just sit in my car or go for a walk. We decided to start our business in a few years ago. We opened okay, मैं ये बताऊंगा नहीं, एक business खोला which is flourishing, alhamdulillah. Now we both work together. In short, we're in each other's face 24/7. We sleep together, wake up together, go to work together, come back together, eat together, and then again sleep together. The only time we're not together is when I go for swimming once a week or go to the gym a couple of times a week. And most of the time, she doesn't even let me go by giving me some tasks, asking for help in her chores in the name of the family time. I'm not saying that she doesn't love me or anything. She definitely does and expresses that, but it's all based on her mood. If she's in a good mood, she'll express her love blatantly by hugs and kisses in public, even at workplace. But if she's not in the mood, she wouldn't even talk to me in proper manner. Just like my dad, she doesn't like anyone else's opinion. She's a workaholic and work pretty much every day. So stress and toxicity is another factor. Like I said, I let her lead, but I guess I forgot to keep the balance or draw a line. Now I feel like the whole the whole life is at her discretion. Even her sex life is at her discretion. When, what, how, it's all her decision. If she doesn't want it, it won't happen. Although she calls me Mijazi Khuda, but when she's in her mood, otherwise I don't really have a say in real life. Even after spending a whole day together, if I just want some me time and after dinner I say I'm going out for 15-20 minutes, she needs to know where I'm going
When will I come back? And if I say I'll be back in half an hour, I get a call exactly at the 31st minute asking, where are you? You said half an hour and you're not back yet. She needs to know why I'm going. I can never say I need some time or anything like it. It will create a massive issue, a world war. She'll start, if I can spend all the time with you, why can't you? Why do you need some me time? Means you're fed up of me and you're not happy, etc. etc. Sometimes I really feel like I came out of one prison and got into another one. I really don't know what to do. Maybe you can guide me. Really looking forward to you. All right. Thank you. Thank you for your email, man. So such a long email. First of all, really sorry to hear about your situation. ये जो आपने फादर वाली बात कही, इस तरह के आई नो सो मेनी फादर्स जो कि दुनिया के सामने आर लाइक द प्योरेस्ट सोल्स एंड एंजल्स, और लोग रश खाते हैं कि काश हमारे वालिद साहब भी ऐसे, लेकिन घर जाके उतने ही ऑपोजिट होते हैं. बहुत सारे लिबरल्स भी ऐसे मैं जानता हूँ जो कि बाहर आके औरत की आज़ादी और दिस और दैट, और अपने घर में औरत को, बीवी को ताला लगा के बंद करके आते हैं, और लाइक दे डोंट इवन अलाउ देम टू हैव अ सेल फोन. तो ऐसे भी लोग हैं, भरे पड़े हैं यहाँ पे. और हमारे यहाँ पता नहीं ये क्यों समझा जाता है कि सिर्फ डर की बुनियाद पे मोहब्बत करवाई जाती है, चाहे वो अल्लाह ताला से मोहब्बत हो या फिर वो पेरेंट्स से. वो डर के ज़रिए में, प्यार के ज़रिए हम जो है ना विन करने की कोशिश नहीं करते. अब ये अपने इनसिक्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिसिटीज़ हैं. मुझे आपकी बहनों का सुन के बड़ा अफसोस हो कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार रेस्टोरेंट शादी के बाद देखा. एंड लाइक दिस इज़ फॉर ऑल अदर पीपल हु आर लिसनिंग. इस तरह की हज़ारों फैमिलीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने ज़िंदगी के पहले पहले एक्सपीरियंस बाद में किए होते, बहुत बाद में किए होते हैं. बहुत बेसिक चीज़ें. जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक ईमेल आई थी वे बैक, लाइक वाज माय फर्स्ट 15-20 वीडियोस ऑफ दिस शो. उसमें एक था कि वो सास इतनी टॉक्सिक थी कि वो बीवी को डॉक्टर का बहाना करना पड़ता था, फिर वो मोटरसाइकिल में बैठ के आइसक्रीम खाने जाते थे. कैन यू इमेजिन कि लोगों को इस लेवल पे जाके झूठ बोलना होता है ओनली टू हैव एन आइसक्रीम. इस तरह की ज़िंदगियाँ लोग जी रहे हैं. अब हमारे यहाँ कहते हैं जी जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है और ये होता है, अजाब होता है. you're on everyone's each other faces all the time. पॉलिटिक्स हो रही है, टॉक्सिसिटी है, ये है, बकवास है जॉइंट फैमिली. मुझे सबसे बकवास चीज़ हमारे मुल्क की, इसने हमारे मुल्क को बहुत पीछे करके रखा हुआ है. आज़ाद होने चाहिए लोग. ये बिल्कुल ईस्टर्न वैल्यू. और उसके अगेन मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप को छोड़ दो, बट माँ बाप को अपना एहतमाम खुद करना चाहिए, बच्चों को अपना एहतमाम खुद करना चाहिए. आप मिलें, बिल्कुल इज़्ज़त से मिलें. देखिए रोज़ का मिलना जो ना फिर वो नफ़रत ही बढ़ाता है. फिर मुंह बन रहा है, किसी का मेहमान आया, किसी का 10,000 मसले हैं. मैंने कोई मुझे सक्सेसफुल जॉइंट फैमिली अगर किसी की है तो नीचे लिख के बता दें. मगर वो भी कोई फिर मर्द ही होगा, उसके जाविये से होगी. औरतों से ज़रा पूछ रहा हूँ मैं कि ज़रा बताएं आपकी कितनी अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि मर्द तो सुबह काम पे गया, रात को जाएगा, खाना खा के सो जाएगा. अंदर औरतें लड़ रही हैं ना आपस में. भाभी की सास से नहीं बन रही, सास की उससे नहीं बन रही, मासियों पे लड़ाई, मासी ने ये पहले क्यों साफ़ किया, मेरा कमरा साफ़ किया. अरे इतने मसले भाई, फरागत है इस मुल्क में. एनीवे, सो इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं हु लिव लाइक दैट. और इस तरह के ऐसे बहुत अरबपति भी लोग हैं जिनके बच्चों ने कभी ट्रैवल ही नहीं किया क्योंकि उनको अलाउ नहीं है. अजीब इनसिक्योरिटीज़ हैं. रही बात वो पैसे देने की, वही मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे हमारे यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं. तो आपको भी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया हुआ, अभी 5 करोड़ मांग लेना यार. सीधा सीधा आपके स्कूल में जितनी फ़ीस जाती होगी, आपको याद होगा, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको पता होगी. आपका जो महीने का भी ग्रोसरी का ख़र्चा है, खाने पीने का, वही मल्टीप्लाई करके लगा लो, हिसाब फ़ौरन निकल आता है. तो ज़्यादा ही दे चुके होगे आप, लेकिन वही ये ऐसा दलदल होती है, इसमें आप जितना डाल दो कभी भी पूरा नहीं होता. इस तरह के पेरेंट्स को कभी पूरा नहीं होता. आप 5 करोड़ क्या 50 करोड़ दे दें, वो अगले दिन फिर खड़े होंगे. तो उनकी टैक्टिक्स में ना आए, ठीक है, आप अवॉइड करते हैं. देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इंसान का एक ही एक बाप होता है, मगर जो ऐसा बाप हो, ऐसे बाप से बेहतर है कि बंदा अकेला ही हो, जो कि आपको इतनी दूर रह के भी सिर्फ पेन दे रहा है. मुझे तो समझ नहीं आता ये कैसे वालिदैन होते हैं जो अपनी सगी औलाद को इस तरह का अजियत देते हैं, मेंटल अजियत देते हैं, फ़िज़िकल अजियत देते हैं. मैं भी बाप हूँ, मैं तो भाग रहा होता हूँ आगे पीछे अपनी औलाद के, कहीं इसको कुछ लग ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. बेबी प्रूफिंग कर करके मैं पागल हो गया हूँ घर की. मगर इस तरह के भी बाप, पता नहीं ये इनके अंदर फिर ऐसे लोग मज़हबी भी पूरे होते हैं. इनको मज़हब के सारे अरकान आते होंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ है अपने घर की, वही हुकूकुल इबाद, जो अपने रिश्ते रखने हैं, वही इनके इस तरह के होते हैं. और हमारा मुल्क मुनाफिकत से भरा पड़ा है.
दोगले और दो चेहरे वाले लोगों से भरा पड़ा है एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सो उनके उसमें ना आए और ज़्यादा अपना शेयर भी ना करें कि मैं कितना कमा रहा हूँ या कौन सी गाड़ी ली है. अब उनको क्या पता BMW लेना जिस मुल्क में आप हैं वहाँ बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम गाड़ी लेना है उन मुल्कों में. तो अब ज़ाहिर है BMW यहाँ आते आते 5-6-8 करोड़ की हो जाती है, वहाँ इतने की नहीं होती है वहाँ, और बहुत सस्ते मिल जाती है. आप $1,000 डिपॉजिट जमा कराएं घर में BMW आ जाती है, तो इतना कोई मसला नहीं है. बट यहाँ के लोगों को नहीं पता क्लियरली. सो अपनी सक्सेसेस शेयर ना करें. और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. हाँ, जॉइंट फैमिली में आप एक चीज़ और छुपाते हो, अपनी तरक्की. सामान क्या आ रहा है घर में ये भी छुपाना पड़ता है. कहाँ खाना खाने जा रहे हो ये भी छुपाना पड़ता है. 10,000 मसले हैं यार. तो वो ना शेयर करें, उनका वो मुंह खुलेगा खुला ही रहेगा. एंड लाइक अब आप वो उस प्रिजन से निकल गए हैं तो उसको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने दें. एंड क्लियरली यू हैव अबैंडनमेंट इश्यूज़. और ज़ाहिर है अबैंडनमेंट नहीं है तो क्या है कि घर में रह के भी अगर आप इस तरह के ट्रॉमा से गुजरे हैं, ग्लास तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, गालम गलोच हो रही है, इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. सो इफ़ यू कैन प्लीज़ गेट सम थेरेपी फॉर दैट ऑल्सो. रही बात आपकी बीवी की, अब देखें, अब ये रिवायती बात है, अब पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए, बट लाइक विमेन लाइक मैन इन डोमिनेंट रोल इन अ सेंस के दे वांट द मैन टू लीड. सो लाइक जब आप लीडरशिप दे रहे हो, अगेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ अ वुमेन इज़ लीडिंग, बट पावर स्ट्रक्चर जहाँ पे डिफरेंट होते हैं, या अगेन पावर किसी के भी हाथ में हो, मिस यूज़ का चांस इज़ ऑलवेज देयर. एंड ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव हैंडेड सो मच एंड यू बिन वल्नरेबल, तो वहाँ पे फिर वो एक अब्यूज़ ऑफ पावर आ गया है. एंड देन शी इज़ लाइक आई ऑलवेज से, women control men by sex, with sex, by even giving too much or giving none at all, or like they just control the flow. रही बात ये कि you're like always, आप काम भी साथ कर रहे हैं, सब कुछ साथ है, तो then it's very healthy to have some me time. घर में मर्द का एक अपना रूम होना चाहिए. जैसे अदनान भाई भी आए हुए थे अभी पॉडकास्ट पे, उनकी इतनी खूबसूरत स्टडी है. ही इज़ जस्ट देयर बाय हिमसेल्फ. गोगलू का अपना डेन है नीचे, वो बेसमेंट में रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी हेल्दी फॉर मैन टू हैव देयर ओन स्पेस. करते वो कुछ भी नहीं, सोचते लाइक देर डूइंग नथिंग. मैं भी जो है, मुझे भी ज़ाहिर है वो एक दिन भर की ये सारी चहल पहल और उसके बाद भी एक चाहिए होता है स्पेस. ऑब्वियसली व्हेन यू विद समवन, with a partner who understands you and who understands the dynamics, so they give you leeway. People who are secure, तो उनको कोई टेंशन नहीं होगी कि आप नॉर्वे भी चले जाएं 4 दिन के लिए, उनको कोई इशू नहीं होगी. बट पीपल हु आर इनसिक्योर, दिल बी लाइक कि हमारी नज़रों के सामने रहो और ये रहो और वो रहो. इट्स जस्ट कंट्रोलिंग टैक्टिक्स. फिर ये कि 30 मिनट का बोल के जाएं, 31वें मिनट पे कॉल आ जाए, कहाँ हो, ये है वो है. दिस इज़ वेरी टॉक्सिक. और एक इनसिक्योर पर्सन की निशानी है. और अगेन इसका कोई इलाज नहीं है. इनसिक्योर, आई डोंट थिंक यू कैन एवर क्योर समवन हुज इनसिक्योर. या फिर कोई कंट्रोल फ्रीक हो जो चाहता है कि आप उसकी उंगलियों पे नाचें. यू नीड टू पुट योर फुट डाउन एंड लाइक जिस तरह उन्होंने, इफ शी इज़ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ अरेंजमेंट्स, यू नीड टू ऑल्सो पुट योर फुट डाउन एंड बी लाइक कि भाई दिस इज़ व्हाट आई नीड, और ये चीज़ें हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारे कॉमन गोल्स हैं. बट ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल, हम लोग we're a couple and we're doing lots of things together, but also we are individuals and we should also pursue our own individuality. अब उसमें चाहे मुझे पार्क में वॉक करना हो, मुझे सिनेमा अकेला देखना हो, कुछ भी करना हो, you need to honor that, and also likewise I will honor that for you. ये जो होती है ना, सबसे पहले दोस्त कटाने वाली हरकत है, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर में सबसे पहला अटैक यही होता है कि इसको डिलीट करो, उसको डिलीट करो, उसको डिलीट करो. ये कभी भी नहीं करना चाहिए. यू शुड ओनली डू दैट व्हेन यू फील लाइक. क्योंकि अगर आपने आज किसी की मान ली ना, अपने पार्टनर की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि जी इस दोस्त को डिलीट करो, मुझे जहर लगती है, तो वो चीज़ फिर रुकती नहीं. जब व्हेन दे नो दे कैन गेट यू टू डू दैट, दे विल वांट इट अगेन एंड अगेन टिल यू आर लाइक लेफ्ट ऑल अलोन. और ये कंट्रोलिंग टैक्टिक होती है कि भाई फाइनेंसेस भी हाथ में ले लिए और ये भी हाथ में ले लिए, सब कुछ हाथ में ले लिए, ताकि आप उसके बगैर ऑपरेट ही ना कर पाए. अब फिर एक जिंदा लाश होते हैं बेसिकली. और कुछ लोगों का, सम पीपल थ्राइव ऑन दिस. आई डोंट नो व्हाट दे गेट आउट ऑफ इट. इट्स जस्ट एक्सट्रीमली टॉक्सिक, और ये इट विल ओनली ड्रेन यू डाउन. देयर इज नथिंग रॉन्ग. जिस शहर की आपने बात की, आपने बोला मैं आपको अक्सर दिखाऊँगा, नेक्स्ट टाइम यू सी मी जस्ट कम ओवर एंड से हाई, विल गो फॉर कॉफ़ी, व्हाटएवर. शर्माए ना. और 850 कॉन्टैक्ट्स के बावजूद आपका कोई फ्रेंड नहीं है, अगेन इट्स
एक्सट्रीमली टॉक्सिक, क्योंकि लोनलीनेस जो है ना इंसान को खा जाती है. अब आपके पास BMW भी है, अच्छा कमा भी रहे हैं, आप पहली जेल से निकल चुके हैं, लेकिन अब आप टेक्निकली दूसरी जेल में हैं, एंड इट्स अप टू यू. चाबी भी आपके हाथ में. सी, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जेल, इसकी चाबी भी आपके हाथ में. अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपने खुद से खोलनी है, या आपने एक मिरेकल का वेट करना है कि अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ते भेजेंगे और वो फिर आपके लिए प्रिजन खोलेंगे और आपको फूल पहना के बाहर लेके जाएंगे. यू नीड टू पुट योर फुट डाउन एंड यू नीड टू ड्रॉ लाइन्स, यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज. बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं रिलेशनशिप में. हमने इसको प्यार समझ लिया कि जी हमारे पासवर्ड भी एक ही हैं और हमारे फ़ोन खुले होते हैं, एक दूसरा बंदा चेक भी कर सकता है, ये उसमें. अगेन आई एम नॉट सेइंग, अगेन हाउ डू आई फ्रेज इट, देयर शुड ऑलवेज बी अ सर्टन बाउंड्री. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की उसकी अपनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे जो आपके दोस्त को भी, किसी ख़ास दोस्त को पता होंगे. कुछ आपके सीक्रेट होंगे आपके सिर्फ स्पाउस को पता होंगे, लेकिन कुछ आपके ऐसे डार्क सीक्रेट्स होंगे जो सिर्फ आपको पता है और वो किसी दूसरे बंदे को नहीं पता, राइट. तो एक बाउंड्री सेट हुई ना, इसी तरह हर किस्म की बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है. यू कैन हैव, your wife can have feedback on a certain individual or on your friend. She can have an opinion, but she should never have the power कि भाई आप इसको डिलीट करें. क्योंकि फिर होता ही है कि वो सब जब सारे दोस्त छोड़वा लेते हैं, फिर बात आती है फैमिली पे. बहनों से कट कराओ, बहनों को पैसे भेजेगा, बाप से कट कराओ, बाप को पैसे भेजेगा, फिर आप बिल्कुल एक लाश बन के रह जाते हो. देन यू हैव नो विल टू लिव. और अब फिर आप सिर्फ फिर ज़िंदगी आपको जी रही होती है, आप ज़िंदगी नहीं जी रहे होते. फिर आप, यू जस्ट वेक अप बिकॉज यू हैव टू, यू गो टू वर्क बिकॉज यू हैव टू, एंड देन you're eating and sleeping because you have to. You're not doing it because you want to, and then you're not enjoying life. अब ऐसी BMW का क्या फ़ायदा जिसमें आप सैड गाने लगा के घूमें. जिस शहर में आप हैं वहाँ तो बड़ी चिल वाइब है यार, वहाँ तो अगर आप चिलिंग वाले गाने लगा के ड्रिफ्टें मारें. बट अगेन, नॉट ब्लेमिंग यू, you come from a very traumatic household which led you to be so vulnerable कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ से उठा के दूसरे के हाथ में दे दी. This is where therapy really helps. This is where self-esteem issues need to be addressed. Obviously आपके shattered रहे हैं पूरी ज़िंदगी, making you believe that you're not good enough, that you always need someone who should lead the way, और आपके अंदर वो confidence ही मार दिया गया systematically. You're good enough for anything, even though you're a successful man, you're doing wonderful with your life. It's just that you don't have things in your hand, and you're being manipulated, and power dynamics of your marriage is going to ruin your mental health really, really bad. So you need to fix boundaries. Sit down with your spouse. I'm not asking you to fight with her. Just sit down and have a heart to heart and tell her, make her feel secure. First of all, tell her that you're the only person I have in my life, and we are a team, and these are the goals that we have to achieve together. However, in order for us to reach there, we need to be mentally stable as well, not just financially or socially, mentally as well. And for that, we need our own me time, we need our own spaces, we need our own hobbies, we need our own passion to pursue. And then होता ये है कि रोड एक ही है, मंजिल भी एक ही है, लेकिन यूं ज़रा घूम घूम के दोबारा ज्वाइन करना है, फिर घूम घूम के दोबारा ज्वाइन करना है. दैट्स द वे टू बी. यू कांट जस्ट बी लाइक सारा दिन एक दूसरे के इन योर फेस. तो औलाद भी हो तो बंदा उकता जाता है एक पॉइंट के बाद, कहता है जा भाई पार्क में जा खेल के आप थोड़ी देर, यू नो. तो इतना इन योर फेस जो है ना वो फिर आउट कर देता है सीन थोड़ा सा. सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक इफ़ यू आर नॉट टेकिंग थेरेपी, प्लीज़ डू दैट. सबसे पहले, बिकॉज यू हैव चाइल्डहुड इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, दोज ट्रॉमास नीड टू गो समवेयर, एंड देन मे बी परहैप्स अ कपल्स थेरेपी, जहाँ पे आप अपना मुद्दा जिस तरह आपने यहाँ प्रेजेंट किया है वहाँ करें. शी विल शो हर साइड. अगेन आई नो योर साइड ऑफ स्टोरी, आई डोंट नो वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम. उनके क्या ट्रॉमास हैं, वाई इज शी सो इनसिक्योर, why was she so adamant for you to delete all your friends, why does she call you at the 31st minute. उनको भी काउंसलिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको है. आई एम श्योर यू गाइज विल फाइंड अ वे आउट एंड लीड अ हैप्पी लाइफ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर योर ईमेल. अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है. थैंक यू. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम कैनेडा. सेज क्वेश्चन अबाउट योर थॉट्स.
Dear Junaid bhai, hope you're feeling much better now. I live in Toronto and listening to your podcast while playing the cricket game on Oculus, very often inspired by you. My Indian friend brought me that bat from Delhi. Can now say I'm in the Ganjiverse playing Oculus while listening to your podcast. Nice. I've been a big fan ever since. I saw a video of yours where you said your trip to Istanbul had a great movie on the screen. It said time to destination the whole time, and there would be two parts. Acha. We have part 2 also on the return flight. I still laugh about that to this day. Okay, वो मैं इस्तांबुल जा रहा था तो वो आती है ना टाइम टू डेस्टिनेशन और जहाज़ जा रहा होता तो मैंने मजाक में कहा था वो इट्स अ गुड मूवी. Very thrilling. Anyway, my question today is actually not about me. It's about you and your thought process. Being a Pakistani, every time seeing something bad happened after oversharing, posting something cool on social media, or announcing an achievement, my family and few friends said it was due to Nazar or the evil eye. Now I know this is a very strong concept in Pakistan and in Islam, but how do you avoid being an influencer celebrity posting regularly? Recently, I enjoyed your videos of covering the cricket and FIFA World Cup, and I've seen that you've been ill with flu and cough since then, and maybe it's due to Nazar too. As I've recently become a blogger with decent following and have many travel food content to post, my parents are against it, and my dad has strictly told me not to share anything, no need to show off, and Nazar se dur raho. To an extent, I feel they're right, but then what should I do about it? Leave this side gig or do sadka regularly? What are your thoughts on this? I would love to hear them. One day, inshallah, I'd love to see you in Toronto walking tales on your travel logs. इसमें एक news ये है कि I got my Canadian visa, visit visa. So yeah, whenever I'm in US next, I will definitely drop down to Canada as well. Hopefully in May. So yeah, okay. तो सवाल बहुत अच्छा है कि भाई इन्फ्लुएंसर हैं आपकी योर लाइफ इज़ आउट देयर तो नज़र भी लग जाती है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन इस्लाम एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. देखिए वी आर ऑल एनर्जीज़. हम लोग इंसान नहीं हैं, हम एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ या तो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं, राइट. अब ये मैंने बहुत बार बात की है फारिस शफ़ी एंड आई व्हेन वी वर ट्रैवलिंग टू साइप्रस. तो मैंने उनको कहा था कि लाइक नज़र लगती है विद ओवर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया. सो ही सेड कि ड्रेक को क्यों नहीं लगती. ड्रेक ने इतनी मोटी गोल्ड की चेन पहनी होती है, इतना ये रैपर्स शो ऑफ करते हैं, इनको नज़र क्यों नहीं लगती, हमें क्यों लगती. तो उसमें मैंने यही कहा था कि भाई ड्रेक के कमेंट सेक्शन में कभी ये नहीं होता किसी बॉब का मैसेज के हाँ भाई बड़ा नोट छाप रहा है, तुम्हारे तो मज़े हैं, काश हम भी ऐसे करते. इस तरह के कुछ एस्पायरिंग मैसेजेस होते हैं लेकिन कुछ बड़े एनवियस किस्म के होते हैं, जेलसी ड्रिवन होते हैं. तो उसमें तो हमने कभी नहीं देखे. और हमारे उसमें लाइक अगर आप सेलिब्रिटीज़ का इंस्टाग्राम देखें तो इस तरह के बहुत मैसेजेस होते हैं. एंड जेलसी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है. इट्स अ साउथ एशियन प्रॉब्लम. दिस इज़ अ रीज़न कि गधा गाड़ी के पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला. दैट मीन्स कि उस गधा गाड़ी वाले से भी कोई जल रहा था. यू गेट इट. नज़र इज़ वेरी रियल विच इज़ वाई सूरह फलक सूरह नास तो आई ही इसके ऊपर थी, राइट. नज़र पे जादू के ऊपर. तो ये फैक्ट है, ये बिल्कुल होता है. अब रही बात ये कि मैं अक्टूबर से बीमार चल रहा हूँ तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो कि बहुत सालों से अनएड्रेस्ड था. तो नाउ इट्स शोइंग सिम्टम्स. अब ज़ाहिर है वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर. आई एम टचिंग 40 दिस समर. तो वो 40 वाले तो फिर बैक पेन भी आएगा, ये भी आएगा, सब चलता रहेगा. इट्स मेनली ड्यू टू एग्जॉस्शन. ऑब्वियसली इतना लंबा ट्रैवल आसान नहीं होता. एंड देन आई एम ऑलवेज ऑन द मूव. ऑलवेज मुझे याद नहीं पड़ता मैंने 2 दिन मिला के एक साथ छुट्टी कब की है. आई डोंट रिमेंबर. आई एम ऑलवेज ऑन द मूव. तो ये भी एक वजह होती है. फिर ऑब्वियसली मौसम भी चेंज होता है, बट ऑब्वियसली नज़र इज़ ऑल्सो देयर. और उसके लिए ऑब्वियसली यू डू सदका, यू डू चैरिटी, यू वॉश द ईवल आइज ऑफ यू एंड देन यू ट्राई टू डू एज गुड एज यू कैन एंड ट्राई टू कंटेन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी डाल रहा था. उसकी वजह ये होती है माई सन गेट्स सिक एवरी टाइम आई पोस्ट. नॉट एवरी टाइम आई पोस्ट हिम, बट लाइक आफ्टर अ वाइल व्हेन आई पोस्ट हिम ही गेट्स रियली सिक. आई मीन ऑब्वियसली कुछ लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल से निकलता होगा. मे बी दे डिडंट हैव दे बहुत सारे लोग हैं जो बे औलाद होंगे, उनकी हसरत भी होगी. शायद वो उस तरह ना देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे जेलसी से भी देखते हैं वो व्हाई इज़ दिस पर्सनस लाइफ सो हैप्पी वगैरह वगैरह. So yeah, it happens, man. And like sadka is the way, and I do it very, very regularly. Or charity is something that I'm very fond of. It has changed my life a lot. आज से नहीं, पिछले 20 सालों से. And like इतने सारे मैंने experiences किए हैं where I was stuck, and then this whatever charity happened out of जो कि हमेशा होती है आदतन.
and then like you get solutions like that, man, obviously there is a divine being up there helping you out. तो अगर आप उनके लोगों का ख्याल रखोगे तो ऊपर वाला आपका ख्याल रखता है. सो इन्फ्लुएंसर्स का ये बहुत मसला होता है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी डिवोर्स हो जाती है उनको भी यही दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि कही जाती है कि ओ बिकॉज योर लाइफ वॉज आउट देयर, यू आर सो हैप्पी कपल एंड ऑलवेज इन योर फेस एंड ऑलवेज सो लवी डवी, और एक दूसरे में घुसे हुए हैं तो आपको नज़र लग गई है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी यही कहा जाता है. अब कुछ लोगों का काम यही है टू बी इन द पब्लिक आई. तो क्या करें, दिस इज़ लाइक there is a price to everything. There's lots of great things about being an influencer. Like your life is amazing. बड़ा एक्सेस मिलता है आपको चीज़ों का, पैसे अच्छे बनते हैं, ट्रैवल होता है, फ़न होता है, काफ़ी इन्जॉयमेंट भी है. लेकिन यू नो हर चीज़ की एक प्राइस तो है दैट यू हैव टू पे. अब इसकी प्राइस ये है कि लाइक यूर ऑलवेज इन द पब्लिक आई, और या हर किस्म की आय तो है आउट देयर. सो रही बात आपके पेरेंट्स की, देयर नॉट रॉन्ग आइदर, बट लाइक ट्राई टू बी एज सटल एज यू कैन. बट इस जॉब की रिक्वायरमेंट है टू बी आउट देयर एंड लाइक शो थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ लग्जरी ट्रैवलर, लग्जरी ट्रैवल ब्लॉगर, तो आपने तो लग्जरी दिखानी है, तो आपने तो मालदीव्स का फ्लोटिंग वाला ब्रेकफास्ट दिखाना ही दिखाना है. अब इस पर कोई बोले जी बड़ा पैसा है, $700 का ब्रेकफास्ट कर रहा है, क्या करें भाई. किसी की तो मार्केट है ना वो. आप अगर आप प्राइवेट जेट दिखा रहे हो तो कोई तो करता है ना प्राइवेट जेट में ट्रैवल, तो उसको तो आपने कैटर करना है ना. सो लाइक इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. तो अगर आप इफ़ यू डूइंग इट जस्ट डू इट, जस्ट ऑल्सो मेक श्योर कि यू डोंट ओवर डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ों से तरसते हैं. वो बहुत सारे लोग पैदल नहीं चल सकते इस मुल्क में. तो मैं भी वॉकिंग ट्रेल्स बनाते हुए सोच रहा होता हूँ कितने लोग यही देख के खुश हो रहे होंगे कि यार चलो कोई तो चल रहा है कहीं सड़क पे, यहाँ तो आप चल भी नहीं सकते. तो बिल्कुल इट इज़ वेरी वेरी रियल. लेकिन इसका तोड़ भी है. अब तोड़ फिर यही है कि आप नमाज़ पढ़ें, सदका दें टाइमली, और ख्याल रखें. एंड लाइक डोंट ओवर शेयर वे टू मच. लाइक कीप इट बैलेंस. हर चीज़ बैलेंस में अच्छी रहती है. तो ये बिल्कुल ये इशू होता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बिल्कुल होता है. एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैव एड्रेस दिस even privately, either privately or publicly, but it is a case. क्योंकि यहीं पे आते कमेंट, अभी बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ा घूम रहे हो. अभी between two questions I went on Instagram and I was just checking my New York वाली रील. उसी के नीचे एक कमेंट था कि यार सही है, कभी ऑस्ट्रेलिया घूमते हो, कभी अमेरिका घूमते हो, हमें तो ये भी नहीं मिलता, हमें वो भी नहीं मिलता. अगेन भाई, अगर मुझे मिल रहा है तो उसके पीछे 20 साल की मेहनत भी है. तुम भी कर लो, तुम्हें शायद 10 साल में मिल जाए, क्योंकि अब तो और पैसा कमाना बहुत आसान है. लोग समझते नहीं, बस दूसरे की जेब पे नज़र है. तो अपनी शॉर्ट कमिंग्स दूसरे पे डाल देते हैं कि तुम्हारे मज़े. अरे भाई, मज़े क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट करते हैं. अभी ये इससे पहले 2 वीडियोस शूट की मैंने, ठीक है ना, इसी शर्ट में आपको दिख जाएंगी. फिर अभी ये कर रहा हूँ, फिर अभी 1 घंटे बाद एक पॉडकास्ट है जो कि 3 घंटे चलेगी मिनिमम. तो ये वाला लेवल ऑफ मेहनत भी है. इन लाइटों के नीचे बैठना आसान नहीं है, आग लग जाती है जितना भी एसी चला लो. तो लोग ये नहीं देखते, लोग आपका प्रोसेस नहीं देखते, लोग बस फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं, और पर उस पर आपको आके फ़ौरन कमेंटबाजी करते हैं कि जी तुम्हारे तो मज़े, कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहाँ. मेरा काम है यहाँ से वहाँ जाना भाई, और मेरा शौक़ था हमेशा यहाँ से वहाँ जाना. इसलिए जब आप अपने जहन को ट्रेन करते हो ना, तो जहन वायरिंग ही ऐसी कर देता है आपकी ज़िंदगी कि वो शौक़ आपका पैशन जो है आपका काम बन जाता है. तब काम में तो मुझे फील ही नहीं होता प्रॉब्लम. मैं तो हंसते खेलते जाता हूँ 16 घंटे की फ़्लाइट लेने. लोग कतराते हैं, तो खुशी खुशी जाता हूँ कि यार तो मेरा तो काम भी हो रहा है, ट्रैवल भी हो रही है. एनीवे, सो या, नज़र इज़ रियल एंड सदका इज़ द बेस्ट तोड़. होप आई आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेट्रन की तरफ से, फ्रॉम पेट्रियन. मुझे अभी नज़र पड़ी तो मैं ये भी ज़रूर इंक्लूड करें. Day job at Microsoft or data science consulting business? Dear Junaid, I hope this email finds you well. First of all, I'd like to say a huge thank you for the amazing work you're doing related to education and counseling on your YouTube channels. And I've been following your journey since the early days around 2016. My early days was 2012. It's okay. So keep doing the amazing work, and I am happy to support your cause. Thank you. I have 2 interrelated questions for you, but before I ask them, I want to provide some background about myself and the context of my situation. I am originally from Karachi, Pakistan, and spent the first 25 years of my life in the city. I have humble beginnings, and I spent the formative years of my life from 6 to 16 in the Azizabad neighborhood of Karachi. Both my parents were extremely hardworking and emphasized the importance of quality education. As a child, I was always interested in science, tech, and education. I graduated with a master's degree in genetics from Karachi University. After that, I worked for 1 year as a private A-level tutor
and a research assistant at National Center for Proteomics in Karachi before going to London to do a second master's in bioinformatics and theoretical systems biology from Imperial College London. How impressive. After my second master's, I got a job opportunity to work as a research scientist at University of California, San Francisco, UCSF, and moved to the US. After 3 years at UCSF, I decided to switch to the dark side and join the corporate world. Living in San Francisco also exposed me to the entrepreneurial side of life. In 2015, I started my journey as a part-time technical consultant helping companies with the bioinformatics, data science, and machine learning needs. In 2019, due to family reasons, I moved to Minnesota from California. It was also the time I decided to take the next steps in my business journey and founded a small consulting firm called DataDam with one of the former co-workers. We've been in the business since then. Fast forward to 2022, I have a full-time job at Microsoft as a senior applied machine learning scientist, and I put my weekends, weeknights, and on several occasions, even my weekdays, to grow my baby, the DataDam. Here's the problem. Despite being in business for over 3.5 years and generating revenue in the process, the ROI from the business is nowhere close to what Microsoft pays me. I'm still extremely committed, passionate, and laser focused on growing my consulting business, DataDam, for at least the next 15 years if I stay alive and healthy. However, I'm yet to see the success and business metrics to justify further time and money investment into my consulting company. Because I have a young child to support, I cannot quit my day job at Microsoft and focus all of my time on growing the business. I need a steady stream of income to pay my bills and support my child. I also don't want to give up my dream of scaling my business since I feel extremely driven and passionate about it and believe in the mission of my business to leverage data and machine learning to provide valuable insights to clients and create social impact through my business. If I can hit at least $1 million in annual recurring revenue from my business for 2 consecutive years, it will justify me quitting my day job, but that hasn't happened in the past 3.5 years. On average, my business has only done about $15,000 every year in gross revenue over the last 3.5 years. Subtracting the expenses, and the business has been in the red. The only thing driving it is my passion and the cash investment I'm able to make into the business from my day job. Question number 2. Given the ROI, should I just give up my dream of being a successful business person? What can I do differently to scale and grow my business? You are an incredible source of inspiration, someone who has tremendously scaled his operations over the years, and I believe I can benefit from your wisdom as a highly successful business person and entrepreneur. Your advice and perspective can be incredibly valuable in helping me and several others like me who are facing a similar situation. Thank you in advance for considering my question, and I hope to have it answered in one of your episodes. Thank you. It's a very nice email. Thank you so much. So एक साहब है, अजीज़ाबाद में पैदा हुए और फिर पढ़ते पढ़ाते पहले इंग्लैंड गए, फिर वहाँ से यूएस गए और फिर अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना एक कंसल्टिंग बिजनेस भी है DataDam के नाम से. अब इसमें जितने में मेरे टेक वाले फॉलोअर्स हैं, मोस्टली इंडियंस, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेस्ट. तो प्लीज़ नीचे ज़रा बड़े से पैराग्राफ लिख के इनको गाइड करें. आपने मुझे कहा मैं बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, बट आई एम जस्ट डूइंग ओके, but I'm still very, very driven. I have 8-9 businesses. All of them are in net losses. But चल रहा है. Cooking show loss, sports loss, brain massage loss. Clothing तो खैर अभी शुरू किया है. Store Ganjiswag. Yeah, I mean barely making salary for the guy that operates it. Real estate we haven't started yet, but we are going to very, very soon. Other investments also like not so good. So, but ये कि trying and failing is better than failing to try. And secondly, सारे eggs एक basket में नहीं होने चाहिए. So I love to diversify. I only need to be right once and in one area, and then it'll cover everything else, right? But obviously कोशिश ये होती है कि हर business जो है अपना ROI green में रखे. तो things take time. I'm being very patient with cooking channel. I'm being very patient with the sports channel. They take time. और हमें तो first mover advantage है, plus हमें आदत है ना ज़रा लाख views की. But what people need to understand, and I understand obviously, is because मैंने इन channels पे 10-12 साल लगाए, right?
तो तब जाके अब ये वाले नंबर्स और ये वाले, तो उन पे अभी ऐसे नहीं होता. ठीक है, दे हैव एन एडवांटेज कि आई एम बैकिंग देम अप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द वर्ड अराउंड, बट अगेन उनकी अपनी एक जर्नी है, तो आई वॉन्ट देम टू ग्रो ऑर्गेनिकली. खैर, बट थैंक यू फॉर अज्यूमिंग दैट आई एम वेरी आई डू ऑल राइट. अच्छा, तो उसमें यार देखो सीधा सीधा ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैल्कम ग्लैडवेल का कहना है कि लाइक यू नीड टू गिव 10,000 आवर्स इनटू योर पैशन एंड देन इट विल टर्न इनटू सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी. तो वो तो आपने देना ही देना है. दूसरी बात ये कि यार जॉब्स विल ओनली टेक यू सो फार. जॉब्स इज अ your salary is a price they pay you for not fulfilling your dreams, for not pursuing your dreams. But again, I have nothing against people who are on jobs. किसी ने तो दुनिया चलानी है, बट सबको एडवाइस मैं यही करता हूँ कि लाइक ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट एंड लाइक बी ऑन योर ओन टर्म्स. बट चूँकि हर कोई वो चीज़ नहीं करेगा, सो इट डजंट अप्लाई. लोग कहते हैं कि अगर सारे बिजनेस करेंगे तो काम कौन करेगा. सारे बिजनेस नहीं करेंगे बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु डाउट देमसेल्व्स एंड हु हैव ग्रेट आइडियाज बट दे टेक दोज आइडियाज टू देयर ग्रेव्स एंड देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट इट नो मैटर हाउ मच यू ट्राई. Again, I'm not trying to inculcate the toxic hustle mindset and this and that. मगर ये कि अपनी जर्नी इंसान को ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए. One should always test oneself to the best of their limits. So try ज़रूर करना चाहिए. रही बात डेटा डैम की, you want $1 million ARR for the next 2 years in order for you to leave this job. हो जाएगा इंशाल्लाह. Just give it more time and like have better strategies perhaps. Again, I'm not from the industry, तो मुझे ज़रा टेक साइड का इतना नहीं पता. Like I said, जितने मेरे इंडियन फॉलोअर्स सुन रहे हैं, even Pakistani followers who are in the tech side, please guide him. How did you do it? If you were in the same position at some point, how did you get out of it? The comment section is always there. However, मेरा जो हमेशा से मानना है वो ये है, do what I did. और मैं सबको यही कहता हूँ. बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे YouTube बनाना है तो मैं जॉब छोड़ के YouTube बना रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ बेटा YouTube से पैसे आने में साल भी लग जाता है कभी कभी, और फिर आते हैं $8, $10, $12. तो ऐसे नहीं करते. तो what you need to do is keep your job, make money, और like उस पे से use a certain chunk and inject into your idea, and then you keep injecting and you give this baby time as well. क्योंकि ये भी बच्चा है ना, बच्चे को इग्नोर करोगे भूख से मर जाएगा, राइट? तो इग्नोर नहीं करना, उसको टाइम पूरा देना है. ठीक है, इसको भी चलाना है. ये वाली स्टेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बिकॉज यूर ऑन 2 boards एट द सेम टाइम. सुबह का रोल कुछ और होता है, शाम का रोल कुछ और होता है, राइट? बट देन यू फीड दिस बेबी, वो फिर बेबी स्टेप्स लेगा, फिर ऐसे ऐसे अपने पैरों पे खड़ा होगा, स्कूल जाएगा, बड़ा होगा, शादी करेगा. गेट इट? माइक्रोसॉफ्ट पैसे ये दे रही है, ये पैसे ये बना रहे, राइट? एंड देन लाइक यू कीप इंजेक्टिंग एंड देन इट्स ग्रोइंग. यू अप्लाई गुड strategy, you hire more team, get more business, and then like there will be a time when this will be paying this much and Microsoft will be here. Then you'll be like, yeah, it's not worth my while. It's actually costing me to be at Microsoft, and that's where you're going to make the switch. But that too based on the ROI, the consistent ROI. ये नहीं कि एक छक्का लगा तो मैंने छलांग मार ली. It can also backfire, right? For example, when I was working, मेरी last salary that I was drawing was around 6,000 dirhams. Not a lot because because मैं अपना potential ही नहीं देख रहा था. मुझे अल्लाह मियाँ इतने signals दे रहा था कि भाई you're not cut for this, you're cut for something else. But because मेरा belief इतना नहीं था अपने ऊपर और faith नहीं था, तो मैं वो कर रहा था and I was suffering a lot in every way possible. तो that frustration led me into doing what I did, and then I started making videos, started to work. And then I got noticed, and then this company reached out. हमारे अपनी वीडियो में हमारा ये मग रखते, इसी तरह का एक मग था. If you still remember, शारजा में I made that video. Paid me really well, paid me more than my salary, and I was like, shit, I just made more money in 15 minutes than I do in a month. So should I switch? I was like, no, I cannot switch because again, रिक्शे वालों को ना लोग कहते हैं हवाई रोजी, क्योंकि उसको पता नहीं ना अगली सवारी कब मिलेगी, right? So he's only going to make money when there's going to be someone using the rickshaw, not however long he's out on the road, right? तो हवाई रोजी होती है. तो इसमें भी कोई कंसिस्टेंसी तो थी नहीं. ये आज आए, कल को आएगा, कोई ना आए. Then I got another client, then I got another client. और फिर जब वो रेपिटेशन से आते रहे, and then I foresaw कि इस इंडस्ट्री में ये स्पेस है और इसकी नीड भी है. And then because I'm in UAE, I'm away from Pakistan, so only certain clients are able to reach out to me,
and only certain clients are able to use my services. So if I move to Pakistan, I'll be open to more and more clients, people who cannot perhaps pay me as much, क्योंकि मैं तो वहाँ पे dirhams के हिसाब से बोलता था ना पैसे, क्योंकि मैं dirhams खर्च करने हैं वहाँ पे, तो मैं localize हो जाऊँगा, मेरी cost कम हो जाएगी, मेरा rent वहाँ देता था, यहाँ तो rent नहीं देना कराची में, right? अभी देना है उतना नहीं देना, राइट? या बाहर से खाना नहीं खाना, तो मेरी कॉस्ट बहुत नीचे आ रही थी यहाँ पे आके. सो वंस आई हैड गुड अमाउंट ऑफ inquiries coming in and I had done a lot of work, then I waited out and I'm like, this is not worth it. यही अगर जो टाइम मैं यहाँ पूरा महीना लगा के 6,000 dirham कमा रहा हूँ, if I give this time over here, I might be able to make 25,000 dirhams in equivalence, right? तो वो फिर एक leap of faith होता है, बहुत मुश्किल होता है. So लेकिन वो लेना तभी होता है जब आपको पूरा भरपूर confidence हो, and then you make the jump and then your life is never the same again. It's beautiful. You work on your own terms. You expand however you want to expand. You don't show up at work if you don't feel like. You take holiday whenever you want. And I've been, alhamdulillah, been very, very blessed to live that kind of life. It was only because I was able to make a certain decision 6 years ago, right? But again, पूरी backup के साथ और पूरे data के साथ कि like this is going to happen. Similarly, in your case, what you need to do is, again, like I said, data dam कैसे चलेगा ये मुझे नहीं पता, but data dam को चलाना है आपने. That's your baby, that's your dream, and that's your freedom from the corporate life. तो वो एक, you're almost there. So you've already given birth to a baby that is going to release you from your corporate slavery, if you may. तो अब वो बेबी आ गया है, लेकिन वो बेबी को थोड़ा सा बड़ा होना है in order to go out there, look for that chabi and unshackle you so that you can spend more time with the baby and then say bye-bye to Microsoft. तो वो it'll take time. 10,000 hours आपने देने हैं. क्या strategy लगानी है, कैसे इसको build करना है, I'm not the right person for that. Comment section is right there. I hope you find a good advice over there. मेरी advice यही है कि do not give up on your idea and do not, you've been a fighter, man. अजीज़ाबाद से कहाँ, क्या है अजीज़ाबाद? I hope people outside Karachi would have idea कि वो किस किस्म का neighborhood है. From where this gentleman has rose up, this is a testament to your hard work and your commitment. तो आप commitment वाले आदमी तो already हो, कहाँ से निकले और कहाँ जाके गए हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह you've been blessed and you have that drive and you have that strive and you have that angst and you have that passion. So you have all the right ingredients. You just need to strategize perhaps a little different in order to score big bucks and then make the shift. Okay, I wish you all the best. Congrats. All right, the last question for today, it's called Entering the Life of Daily Driving in Karachi. Assalamu alaikum, Junaid sir. I'm a big fan of your content and regular listener to your podcast. As an 18-year-old, I'm about to turn 19 in 2 months. My parents always worked hard to provide our desires. They had gifted me a car around 4 months ago. ठीक है भाई, इस economy में भी 19 साल के बच्चों को गाड़ी मिल रही है. They never let me drive the car under age and I understand it's not correct. That have always focused on the driving ethics. I have always focused on the driving ethics since they started to teach me driving. I grew up in Karachi and I'm very much familiar with the traffic situation. About a month ago, I got into my first accident near University Road. Chalo, aapki virginity to gayi. At around 10 in the morning. I was in the fast lane and driving at a speed of around 50 kilometers per hour. In the corner of my eye, I saw a bike on which 4 people were riding on a husband, wife and 2 kids around age of 10 and 6. Just to save his few rupees worth of petrol, risked his whole family and suddenly from the first lane came in front of my car as he was about to miss a U-turn and I pressed as hard as I could but couldn't stop in time and ended entertainment show for free and some of them felt their life's good deed. Unfortunately hit that family. I got out of the car. Everyone was okay as car had braked enough. That was not right in the high speed, but the people flooded like it was entertainment show for free and some of them felt their life's good deed. Okay. As I'm young, they thought I'm guilty and started hitting my windscreen of my car and broke my headlight and front bumper and family also supported me at that time as they should have, but still. This is one of my bad experiences as a Karachiite. I never saw traffic law, no road that is pothole free. I love cars but no place to drive them peacefully. What is the solution? Beta, first of all, learn to ride
फॉर्म योर सेंटेंसेस बेटर, ज़िंदगी में मुश्किल हो जाएगी वरना आगे जाके। सेकेंडली, अब ये तो इशू है, गाड़ियाँ चलाना अजाब तो है इस शहर में, और रही बात ये रॉन्ग वे आने वालों की या गलत, लोग अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ को इस तरह रिस्क करते हैं, हेलमेट भी नहीं पहना होता, बच्चे पीछे से लटक रहे होते हैं। अब इसको वो लोग बोलेंगे जी गरीब आदमी कहाँ जाए और ये जाए, अरे भाई गरीब आदमी इसका मतलब थोड़ी कि रिस्क करे किसी की ज़िंदगी, तो करते हैं लोग। बिल्कुल आपने जो बोला, लोग कट मारते हैं, छोटा कट मारते हैं, रॉन्ग वे आते हैं पेट्रोल बचाने के लिए, वट एवर, एंड देन फिर जब लगती है तो फिर आपके लिए मसला बन है। एक चीज़ जो कि बड़ी रैम्पेंट है, और वो आज से नहीं, वो हमेशा से, वो ये है कि पीपल इन पाकिस्तान हेट एनीवन हु हैज़ समथिंग। देखें, कहीं भी कोई हमला कोई हंगामे होता है, हमेशा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी हमेशा वो चलाते हैं जिसके पास गाड़ी नहीं होती। जिसके पास गाड़ी होती ना, वो किसी की गाड़ी को स्क्रैच भी नहीं करता। ये हमारी अंदर की फ्रस्ट्रेशन है और जेलसी है। चाहे जितनी गलती बाइक वाले की हो, हमेशा मार गाड़ी वाले को पड़ती है, बिकॉज तू एसी में बैठ के मज़े से कैसे जा रहा है, या हम गर्मी में सड़ रहे हैं। ये इन लोगों की अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, हसद है और जेलसी है, जो कि लोग इस तरह निकालते हैं। अगेन, देखा किसी ने भी नहीं होगा कि गलती किसकी है, लेकिन दे इंस्टेंटली अज्यूम कि आपकी हेडलाइट तोड़नी है और आपकी विंड स्क्रीन तोड़नी है, ना कि उस बाइक वाले को थप्पड़ मारने कि तू ये तो टर्न है ही नहीं टर्न होने का, तू यहाँ से टर्न क्यों हो रहा था। बट अगेन वो लेडीज़ लोग देख के वैसे लोग सिंपैथी करते हैं, और बच्चे देख के कि हाँ यार, तो अमीर बाप का बेटा है, अगर 19 साल का गाड़ी चला रहा है तो बहुत पैसा होगा, तो बिगड़ी हुई औलाद होगी, नशे में होगा, या ये फ़ोन पे लगा हुआ होगा और इसने मार दिए, तो फ़ौरन हम अज्यूम तो फ़ौरन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने बोला आपको गाड़ियों का शौक़ है, चलाने की जगह नहीं है, इसी तरह बहुत से लोगों को ड्रिफ्टिंग का शौक़ है। यहाँ पे कोई इस तरह के मोटर स्पोर्ट अरीनास तो है नहीं, एक है मगर वहाँ हर बंदा नहीं एक्सेस कर सकता। तो अब कोई अगर सड़क पर ड्रिफ्ट करता है, तो कोई कभी ये नहीं बोलता कि यार मे बी ही इज़ लाइक इसको शौक होगा ड्रिफ्टिंग, हमेशा बोलता है जी हराम का पैसा होगा। फ़ौरन अज्यूम कर लिया, पता भी नहीं गाड़ी में कौन बैठा है क्या है, बट फ़ौरन हराम। अगेन क्या वजह, जेलसी, क्योंकि ख़ुद के पास नहीं है तो दूसरे का हराम लगता है, क्योंकि लोग तो मेहनत करते नहीं है इस मुल्क में, या फिर कोई हक हलाल से गाड़ी तो कमा ही नहीं सकता, तो सब हराम से ही कमाते हैं। तो एक गाड़ी वालों के लिए वैसे ही हेट्रेड बहुत है इस मुल्क में। तो आप कभी भी इस तरह की चीज़, अभी आपकी लर्निंग है, और खुदा ना खास्ता वेन एवर दिस विल बी द केस, हमेशा कसूर आपका ही होगा, क्योंकि यहाँ लोग हैं ही एंटी कार। तो प्लस आप बच्चे भी थे, तो ज़रा ये भी देख के थोड़ा सा लोग ऊपर से आते हैं। अब मैं क्या मशवरा दूँ आपको, बेसबॉल का डंडा रखो, कल को मॉब आए तो डंडे मारो, लेकिन वो भी हल नहीं है, वो आगे से पकड़ के आपका सर ना फाड़ दें। तो वायलेंस इज़ नॉट नेवर अ सोल्यूशन, बट जस्ट ट्राई टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे तो ऐसा ही होगा, यहाँ पे लोग हमेशा रॉन्ग आएंगे। लोग खुद अपनी बाइक की हेडलाइट बंद की हुई होती है, ब्रेक लाइट होती ही नहीं है, और फास्ट लेन में अंधेरे में जा रहे होते हैं। मैं आई वॉज गोइंग टू पिक अप माई फैमिली एयरपोर्ट पे, सिर्फ उस दिन एयरपोर्ट जाते हुए और आते हुए, चूँकि रात की फ़्लाइट थी और शारा फैसल पे आधी सड़क पे तो लाइट नहीं होती, एक साइकिल वाला फास्ट लेन में था अंधेरे में, ठीक है। अच्छा, मेरी बिकॉज आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस, मैं हमेशा जब मैं बाइक चलाता था तो मैं लेफ़्ट लेन में चलाता था, क्योंकि वही बाइक की लेन होती है, फास्ट लेन में बाइक का काम नहीं होता अनलेस यू हैव टू टेक अ यू टर्न। चूँकि मैं फुटपाथ से करीब चला रहा था, तो अगेन अंधेरा था, उस वक्त से अंधेरे है शारा फैसल पे, तो पीएफ बेस के पास कोई फुटपाथ का काम हो रहा होगा, तो उसकी ईंटें सड़क पे रखी हुई थी, तो मुझे नहीं दिखी डिस्पाइट दी हेडलाइट कितनी पावर होती है बाइक की हेडलाइट की, अगर आप एक स्पीड पे जा रहे हो, और बहुत बीच में रखी हुई थी, तो उस पर मेरी बाइक लगी, मैं गिरा, ज़ख्मी हुआ बहुत बुरा। तो उसके बाद से मेरा ये हो गया कि मैं कभी भी फुटपाथ से करीब गाड़ी भी नहीं चलाता। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बहुत इस तरफ होती है, थोड़ा क्लोज करके चलाओ, लेकिन वो मेरा ट्रॉमा एक फंसा हुआ है। अगेन कहीं पे भी दिल किया होगा ईंटें रखी होंगी, या किसी की साइकिल की चोट आएगी, वो क्रॉस करना चाह रहा होगा, पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं जा रहा होगा, या कोई बाइक वाला गलत अंदर से इस तरह आ रहा होगा, सो आई ऑलवेज ड्राइव अवे फ्रॉम दैट। बात क्या कह रहा था मैं, वो बात जहन से निकल गई। तो हाँ, तो मैं भी जो एयरपोर्ट जा रहा था, वो मेरे डैश कैम में वो फुटेज भी होगी, 4 ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे अगर तो मैं क्लोज होता आई वुड हैव हिट देम, क्योंकि वो दिखे ही तब जब गाड़ी बिल्कुल सामने ही, अंधेरा रोड है, हेडलाइट कहाँ कितना ही जाती है। एक बाबा साइकिल लेके बीच में आ रहा था, एक साइकिल चला रहा था, एक पैदल चल रहा था। फास्ट लेन में पैदल क्यों चल रहा है आदमी, लेकिन चल रहा था, ठीक है, सिर्फ एक ट्रिप में, टू एंड फ्रो फ्रॉम द एयरपोर्ट, 4 ऐसे। तो अगेन खुदा ना खास्ता अगर साइकिल वाले को लगती,
अगर पैदल वाले को लगती, ऑब्वियसली मैं रुकता तो लोग बोलते कि तुम नशे में चला रहे हो, या तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, तुम्हें गरीब आदमी नहीं दिखा। एक तो गरीब होना जो है ना यहाँ पे सबसे बड़ा, लोगों के पास इजी टिकट है। आपने इलीगल काम करना है, पथारा लगाना है 20 सड़क पे, गुर्बत का वो ले आओ, लोग बोलेंगे अरे गरीब है, गरीब का ठेला हटा दिया। अरे भाई वो ठेला इज़ नॉट सपोज टू बी देयर। रोड चोक हो रहा है लेकिन नहीं जी गरीब है, मोबाइल छीन गया चलो यार गरीब था। मतलब ये इतने हमारे मसला, सबसे बड़ा मसला, गलत को गलत नहीं समझती है वहाँ। तो चूँकि गलत को गलत नहीं समझती तभी ये हाल है। वो रिश्वत, करप्शन, पॉलिटिशियन, आर्मी, ये बहुत बात की चीज़ें, जो बेसिक चीज़ है ना, हमें सही और गलत का तयन ही आज तक नहीं कर सके, सही क्या है गलत क्या है। माइट इज़ राइट, ये आप पे चढ़ गए क्योंकि आप बच्चे थे, यही आप टीटी निकाल के 2 फायर करते सारे भाग जाते, कभी भी नहीं आते। ये आपकी गाड़ी में 2 गार्ड बैठे होते, ये कभी भी नहीं आते आगे। माइट इज़ राइट चलता है भाई इस मुल्क में। तो अपने आप को इक्विप करें, जिम विम जाएँ, बॉडी शॉडी बनाएं, ताकि कल को आप गाड़ी से ज़रा निकले तो लोग 10 बार सोचें आप पे हाथ उठाने से। भाई यही है यहाँ पे रूल। अब मैं बोलूँगा नहीं जी हमेशा सही इक़दार फॉलो करे और बी द गुड सिटीज़न, और ये वो गुड सिटीज़न में माँ बहन एक कर देंगे तुम्हारी ये वहाँ। अबे भाई यहाँ चलता ही यही है। मैंने मीरा, व्हेन आई वाज ड्राइविंग द मीरा, मेरा पेट्रोल कम था, 660 सीसी गाड़ी थी, मेरी टांगें आ जाती थी, इट वाज अ वंडरफुल कार। बट द ओनली रीज़न आई मूव टू अ बिगर कार वाज बिकॉज मुझे अज्यूम किया जाता था भी कोई छोटा रिक्शा वाला भी नहीं हटे, आप जितना डिपर मारो वो फास्ट लेन में वो हट नहीं रहा, पुलिस वाले आए दिन रोक रहे हैं, ठीक है वो तो चलो फिर पहचान जाते हैं अक्सर वो बेशतर, मगर रोकते हैं क्योंकि छोटी गाड़ी तो कोई छोटा आदमी होगा। आज ही बल्कि मैं व्हेन आई वाज गोइंग टू माय जिम, एक रूट से मैं रोज़ गुजरता हूँ और मैं महीनों से गुजर रहा हूँ, तो वहाँ पे रोज़ाना पुलिस सुबह खड़ी होती है, बाइक वाले बच्चे और छोटी गाड़ियाँ, सैंट्रो हो गई, डायट्सो की गाड़ियाँ हो गई, जो छोटी गाड़ी थी उनको हमेशा रोकती हैं। मैं रोज़ गुजरता हूँ, मुझे कभी भी नहीं रोकती। ऑफ कोर्स मैंने सीट बेल्ट पहनी होती है, मगर सुबह सुबह उनका टाइम होता है ना, पैसे बनाने होते हैं, उनके टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो यही मैंने सीखा है इस मुल्क में कि आप ऊपर से आओगे ना, जितना आप अपने उसमें रहोगे, चल मैं बाइक चलाऊँगा और मैं अपनी चादर के हिसाब से रहूँगा और मैं अच्छा सिटीज़न बनूंगा, आपकी माँ बहन कर देगा ये सिस्टम है ही ऐसा कि आप हमें ऊपर से हो ताकि आपके छोटे मोटे मसले ही ना हो। अब यही अगर मेरी छोटी गाड़ी होती, मैं रोज़ रुका हुआ होता, मेरा जिम लेट होता, मेरा रूटीन लेट होती, सब लेट होता। समझ रहे हैं मेरी बात? गाड़ी अपग्रेड करें, ठीक है, बेल्ट वेल्ट लगाएं, थोड़ा ऊपर से आए, सब सही रहते हैं यहाँ पे। जहाँ आपने थोड़ी सी नज़ाक, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप कहीं भी जाएँ जिस बिल्डिंग में आपका एक्सेस भी हो, कोई म्यूज़ियम हो या कोई और बिल्डिंग हो, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंटली जाएंगे ना, काला चश्मा ये बहुत ज़रूरी है, ये लोग समझते नहीं मेरी बात, बट इफ़ यू वेयर सन ग्लासेस आपके आधे काम आसान हो जाते हैं। ये एक है, इसका एक भरम होता है। तो आप वैसे घुसेंगे ना प्रॉपरली, इफ़ यू आर नीटली ड्रेस्ड एंड लाइक योर बॉडी लैंग्वेज इज़ लाइक आई मीन बिजनेस, सिक्योरिटी गार्ड आपसे कभी कुछ पूछेगा भी नहीं, सर कहाँ जा रहे हैं, अक्सर व बेशतर। जहाँ आपने से पूछा ना भाई साहब यहाँ अंदर जाना है, वो फ़ौरन बोलेगा अच्छा ये मेरे अंडर है, वो ऊपर से आएगा, इवन दो दी एक्सेस इज़ देयर, वो थोड़ा ऊपर से नहीं सर शनाख्ती कार्ड नहीं, वो फिर अपनी चौधराहट जताएगा। यहाँ पे हर बंदे को चौधरी बनने का शौक़ है। तो ये हमारी इक़दार है भाई एज अ नेशन, तो हम तो ऐसे ही चलते हुए आए और ऐसे ही रहेंगे। तो खैर अपने आप को भाई संभाल के रखें, और बड़े प्रेशर से आप और ध्यान से गाड़ी चलाएँ, और बात याद रखिए कभी भी बाइक वाले को लगे कसूर आपका ही होगा, ये यहाँ का सेट फार्मूला है, ऐसा ही है भाई, अब क्या करें। चले अपना ख्याल रखें, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। ईद कार्ड्स आने वाले हैं इंशाल्लाह पेट्रेंस के बहुत जल्द, और फिर आपसे मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। तब तक ख्याल रखें, बाय।